चर्चा के तहत आज बातचीत यूं तो सामान्य तौर पर दर्शकों को लगेगा कि होगी तो मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी पर होगी, जो तथाकथित शराब घोटाले के तहत सीबीआई की रिमांड पर 5 दिन के लिए भेज दिए गए अदालत के द्वारा। लग सकता है दर्शकों ये बात होनी चाहिए तो राहुल गांधी के भाषण के संदर्भ में होनी चाहिए, जो कल उन्होंने रायपुर के महाधिवेशन में दिया, जिसमें अपने आप को सत्याग्रही और भाजपाइयों को सत्याग्राही बताया, अडानी के संदर्भ में तमाम कुछ बातें कही। लेकिन ये सारे विषय सियासी है, दल महत्वपूर्ण नहीं, देश महत्वपूर्ण होता है। और आज बात देश के संदर्भ में करने की जरूरत है, और देश के संदर्भ में बात जो करनी है वो दरअसल पंजाब के हालात को लेकर करनी है। पंजाब में अचानक माहौल बदला हुआ है, और जो बदलाव है वो भविष्य को लेकर हमें चिंता में डाल रहा है। पिछले दिनों पंजाब के अंतर्गत जो वहां का सबसे प्रमुख शहर है, बड़ा पूजनीय शहर है, करोड़ों लोगों की आस्था का जो केंद्र है, उस अमृतसर में हालात बेहद तनावपूर्ण हुए। और तनावपूर्ण इसलिए हुए कि वहां पर मौजूद एक थाने पर हमलावरों के द्वारा सीधे तौर पर हमला बोल दिया गया। हथियारों से लैस थे और हथियारों के साथ लैस होकर उन्होंने हमला इसलिए बोला कि उन्हें अपने एक साथी के द्वारा गिरफ्तार किए जाने को लेकर नाराजगी थी। और यह अनियोजित नहीं था, सुनियोजित था। एक संगठन है वारिस पंजाब दे, उसके आह्वान पर यह हमला किया गया। तकरीबन आधा दर्जन से ज्यादा पुलिस वाले इस हमले में घायल भी हुए। पर इसमें जो चिंता में डालने वाली बात है, परेशान करने वाली बात है, हैरानी में डाल देने वाली बात है, वो ये है कि पुलिस ने इन हमलावरों के सामने घुटने टेक दिए। इनका कहना था कि हमारे साथी को गलत गिरफ्तार किया गया है, छोड़ा जाए। और पुलिस ने कह भी दिया कि हाँ, इसको हम छोड़ देंगे। ऐसा कहा ही नहीं गया, अगले दिन छोड़ भी दिया गया। अमृतसर के एसपी के द्वारा बाकायदा ये कहा गया कि वो संगठन के प्रमुख के द्वारा हमें इस प्रकार के सबूत दे दिए गए हैं जिससे पता चलता है कि जिसको गिरफ्तार किया गया वो इसमें शामिल नहीं है, इसलिए छोड़ दिया जाए। कमाल है। अगर इतने गैर जिम्मेदाराना तरीके से प्रदेश में पुलिस काम कर रही है तो ऐसे एसपी और डीजीपी को भी साथ में क्यों नहीं हटा दिया गया, ये सवाल है। वहीं दूसरी तरफ सवाल इस बात को लेकर है कि क्या किसी भी परिस्थिति में सैकड़ों लोगों के द्वारा एक थाने पर हमला करने को प्रदेश और देश इतनी सहजता से स्वीकार करने के लिए तैयार है? अगर हाँ, तो फिर जाके बाकी थानों को भी अब अपनी सुरक्षा के लिए अतिरिक्त इंतजाम कर लेने चाहिए। तीसरी और आखिरी महत्वपूर्ण बात इस पूरे मसले पर प्रदेश के मुख्यमंत्री भगवंत मान के द्वारा दिया गया बयान है, जिसमें उन्होंने कहा कि मैं पंजाब पुलिस के तमाम कर्मचारियों को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी से बचा लिया। जो हमलावर थे वो अपने साथ में गुरु ग्रंथ साहब को लेकर आए थे और पुलिस वालों ने संयम का काम लिया। मैं इसके लिए उन्हें बधाई देता हूं। प्रदेश के मुख्यमंत्री के संदर्भ में इस बयान ने हमें चिंता में डाल दिया है। चिंता में इसलिए डाल दिया है कि उन्हें उस पुलिस सिस्टम पर, उस इंटेलिजेंस पर सवाल उठाना चाहिए था जिसके तहत उसे ये पता ही नहीं चला कि सैकड़ों लोग इकट्ठा हो रहे हैं और इकट्ठा होकर हथियारबंद समूह में एक थाने पर हमला बोलने जा रहे हैं। तो हम इस पूरे मसले पर बात करेंगे क्योंकि वारिस पंजाब दे का जो प्रमुख है वो अपनी इस कार्रवाई को सीधी लड़ाई के संदर्भ में बता रहा है। पिछले 1 साल से उसके द्वारा दिए जाने वाले बयान लगातार देश के विखंडन की बात कह रहे हैं। अलग खालिस्तान राज्य के संदर्भ में बात की जा रही है, उस खालिस्तान के संदर्भ में बात की जा रही है जिसको हम तकरीबन 2 दशक पहले भूल चुके हैं। इस देश ने 80 के दशक में बहुत कुछ भोगा है, पंजाब ने खुद ने भोगा है। वो तमाम हत्याएं अभी भी हमारे जहन में हैं, वो खूनी व्यवहार हमारे जहन में है। इस खालिस्तानी अभियान के नाम पर हम अपने देश के प्रधानमंत्री को खोए, पंजाब के मुख्यमंत्री को खोए, और इन सब से गुजरकर हमने उस अलगाववादी आंदोलन पर जीत हासिल की थी। क्या वो अलगाववादी आंदोलन एक बार फिर सिर उठा रहा है? अगर उठा रहा है तो क्या इस फन को अभी कुछ ले जाने की जरूरत नहीं है? ये सवाल है। ऐसे तमाम मसलों पर आज हम बात करेंगे। 4 खास मेहमान हमारे साथ इस चर्चा के लिए मौजूद हैं, उनसे आपका परिचय कराएं और देश के साथ जुड़े हुए संवेदनशील मसले पर कुछ राजनीति से परे बातचीत करें। उससे पहले समय है आज के विचार सूत्र का। हमारा आज का विचार सूत्र गुरु गोविंद सिंह का दिया हुआ है। उन्होंने बड़ी कमाल की बात कही थी, आगाह किया था समाज को। उन्होंने कहा था कि यदि तुम असहाय और कमजोर लोगों पर तलवार उठाते हो तो एक दिन ईश्वर भी आपके ऊपर अपना तलवार चलाएगा। गुरु गोविंद सिंह ने ये जो बात कही थी वो दरअसल नेकी के रास्ते पर चलने के संदर्भ में था, सत्य के रास्ते पर चलने के संदर्भ में था,
संवेदनशीलता के साथ व्यवहार करने के संदर्भ में था। उन्होंने ये अपेक्षा नहीं की थी कि एक लोकतांत्रिक देश के अंदर उनके अनुयायी हथियारबंद होकर व्यवस्था के खिलाफ इस तरीके से हमला बोलेंगे। इस बात को अपने ध्यान में रखते हुए अपनी चर्चा को आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए 4 खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ अशोक सरीन जी हैं जो मुख्य प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी पंजाब के। हमारे साथ नरेंद्र संधू जी हैं जो प्रवक्ता हैं पंजाब कांग्रेस के। मनदीप सिंह जी हैं जो आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं, उस आम आदमी पार्टी के जिसके प्रचंड बहुमत के साथ इस समय पंजाब में हुकूमत है। और इन सबके बीच में तटस्थ राय और मामले के संदर्भ में बेबाक राय देने के लिए मौजूद है पंजाब के पूर्व डीजीपी राजेंद्र सिंह जी। आप सभी का स्वागत है। चर्चा की शुरुआत हम मनदीप सिंह जी से करेंगे, लेकिन उससे पहले वो 2 बयान सुनेंगे। एक वारिस पंजाब दे के प्रमुख अमृतपाल का और दूसरा पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान का। एक बार सुनिए क्या कह रहे हैं। सिखां दा है राज दा जिहड़ा सुपना है, साडा खालिस्तान दा जिहड़ा एम है, ਉਹਨੂੰ ਈਵਲ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਟੈਬੂ ਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਹਨੂੰ ਬੜੀ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਜੀਓਪੋਲਿਟੀਕਲ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਇਹਦੇ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਕੀ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਰਵਾਈਵਲ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਇਹ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਜੀਓਪੋਲਿਟੀਕਲ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਮਿਡਲ ਗਰਾਊਂਡ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕਲੋਨੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡੇ ਰਿਸੋਰਸਸ ਲੁੱਟ ਕੇ, ਸਾਡਾ ਕਲਚਰ ਸਪਰੈਸ ਕਰਕੇ, ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ ਅਕੀਦਾ ਉਹਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾ ਕੇ ਜੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਾਪਰੂਗਾ। और मैं ये पिछे नहीं है, ये पिछे कोई बंदा नहीं होता। बंदा सिर्फ चेहरा बनता है किसी आइडियोलॉजी का। ये कुछ लोग हैं बस, और वो उनको फंडिंग होती है विदेशों से, दुकानें चलती हैं विदेशों से फंडिंग होती है, पाकिस्तान से फंडिंग होती है। तो ड्रोन जो है वो राजस्थान का हमसे 2.5 गुना बड़ा बॉर्डर है जो पाकिस्तान के साथ टच करते। वहां क्यों नहीं ड्रोन आते, पंजाब में क्यों आते? क्योंकि उनके आका बैठे हैं कि पंजाब को डिस्टर्ब किया जाए। पंजाब नहीं डिस्टर्ब। पंजाब की पुलिस इतनी सक्षम है कि किसी को अमन कानून तोड़ने की हम इजाजत नहीं देंगे। तो ये है अमृतपाल जो एक अलग खालिस्तानी देश के संदर्भ में बात कर रहे हैं। उनका मानना है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में कॉलोनी की तरीके से व्यवहार किया जा रहा है। और दूसरी तरफ भगवंत मान है, उनकी सोच ही अलग है। बोले हम किसी को इजाजत नहीं दे सकते। उनके रहते हुए एक थाने को लूटने की हालात बन गए, वो कह रहे हम इजाजत नहीं दे सकते। तो मनदीप जी के पास चलता हूं। मनदीप जी, आपकी पार्टी के संदर्भ में तो पहले ही आक्षेप थे कि आप अलगाववादियों के हाथी मजबूत करोगे। अब आपके राज्य में रहते हुए हालात ऐसे हो रहे हैं कि थाने तक सुरक्षित नहीं रह गए, क्या कहते हैं? सर, पहली बात तो जो आप बोल रहे हो कि घुटने टेके गए हैं, घुटने उनके आगे नहीं टेके गए। घुटने जो टेके गए हैं वो श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के आगे टेके गए हैं। सलूट है उन पुलिस वालों को जिन्होंने इतनी लाठी रहने के बाद भी उन पे अपने गुरु ग्रंथ साहिब जी हुए कोई बेअदबी का एक भी अक्षर नहीं आने दिया। तो हम बात करेंगे जो ये कांड हुआ है अजनाले में, जो कांड हुआ है, तो एक हमारे अंदर किसी सिपाही को पकड़ लिया गया था, शायद उनके मामले में जो दर्ज था इसके रिगार्डिंग। अगर हम बोलें कि उन्होंने ये काम किया, तो उन्होंने ये जो काम किया है ये श्री गुरु ग्रंथ साहिब की आड़ में लेकर काम किया है। तो हम फिर भी बोलेंगे हमारी पुलिस ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का आदर किया है, पिछली सरकारों की तरह नहीं। अगर यहाँ पे आज मोदी जी की सरकार होती और उनकी सीआरपीएफ बीएसएफ होती तो क्या वो इनका निरादर करते? श्री गुरु ग्रंथ साहिब का निरादर करते, जो पहले भी किया हुआ था। कांग्रेस के टाइम पे क्या कुछ नहीं हुआ। हमारे श्री गुरु दरबार साहिब जी पे कितने जाके डांगे चलाई, सब कुछ करा। क्या तर्क दे रहे हैं मनदीप जी? मतलब अब आप सारे अपराधियों को एक संकेत दे रहे हैं, कुछ करने की जरूरत नहीं है, अपने साथ में गुरु ग्रंथ साहिब को लेकर आओ, पुलिस कुछ नहीं करेगी, जो मर्जी है करो, थाने लूटो, घर लूटो, कॉलोनी लूटो, बैंक लूटो, कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि आप गुरु ग्रंथ साहिब को साथ में लेकर आए हुए हैं। वो आदमी जो वारिस पंजाब दे का अपने आप को प्रमुख बताता है, देश के टुकड़े कराने के संदर्भ में खुलकर बोल रहा है, सबको चुनौती दे रहा है, क्या कर रही है आपकी पुलिस? एक मिनट, गुरु ग्रंथ साहिब जी जो आपको बोल रहे हो कि घर लूटेंगे जी, गुरु ग्रंथ साहिब जी वो चीज है जो हर किसी को घर देते हैं, खाना देते हैं। खालसा एड का आपने नाम सुना हुआ है, ठीक है सर। गुरु ग्रंथ साहिब जी के आड़ में मैंने बोला है कि आड़ में ये काम हुआ। क्या हम चाहते हैं अगर आपकी बीएसएफ होती है मोदी जी की तो गुरु ग्रंथ साहिब जी के टुकड़े टुकड़े कर देते? पहले भी कई बार ये हो चुका है, पहली सरकारें होती तो ये बेअदबी कांड भी होता। इतने कांड हो चुके हैं। हमारी सरकार श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का आदर करते हैं। मैं आपकी बात ही नहीं समझ पा रहा।
गुरु ग्रंथ साहिब को, मतलब आपकी बातचीत से तो ये समझ में आ रहा है कि अब अगर कोई भी अपराधी गुरु ग्रंथ साहिब को साथ में लेकर किसी काम पे पहुंच जाए तो अब पुलिस कुछ नहीं करेगी, बल्कि मुख्यमंत्री जो उनको प्रशंसा पत्र देंगे कि आपने बहुत अच्छा किया कि कुछ नहीं किया। यही समझाना चाह रहे हैं ना आप प्रदेश और देश को? पहली बात तो मैं आपकी टोकूंगा, जो सिख है वो आपकी नजर में अपराधी ही क्यों माने जाते हैं? क्यों सिख अपराधी हैं? वो सिख थे, ठीक है, उन्होंने अपना रोल जताया, हमारी पंजाब पुलिस ने डांगे खाई, इतना कुछ कहा, फिर भी क्या हो गया? लास्ट में जो हुआ है वो कोऑपरेट हुआ है। क्यों? आप चाहते थे कि हम ये उन पे गुरु ग्रंथ साहिब जी पे डांगे चलाते, ये करते। हमारी सरकार इस चीज को प्रमोट नहीं करती। अगर गलती हुई है तो ठीक है, उस चीज की भरपाई होगी, जिन्होंने उस टाइम पे जो चलाया है उन पे कार्रवाई भी होगी, बराबर कार्रवाई भी। क्या कार्रवाई करोगे? आपने तो उस लवप्रीत सिंह को तुरंत छोड़ भी दिया। एसपी आपका बयान दे रहा है कि हाँ गलत गिरफ्तार कर लिया था। क्या कार्रवाई की आपने उस एसपी के खिलाफ जिसने इस प्रकार का तमाशा पूरे देश के सम्मुख पंजाब का बना के रख दिया, अमृतसर के संदर्भ में बनाकर रख दिया? क्या किया आपने डीजीपी के संदर्भ में? अगर आपको लग रहा है कि एक बेगुनाह आदमी को जेल में डाल दिया गया था तो ऐसी कार्रवाई करने वालों के खिलाफ कुछ किया आपने? कांग्रेस की सरकार थी, बेअदबी कांड हुए तब कहां थे आप? ये मोदी मीडिया जो गोदी, मतलब क्या बात कर रहे हो? यहां पे गोदी मीडिया और मोदी मीडिया की कहां से बात आ गई? यहां पर सवाल उठ रहा है कि एक थाने पर लोगों ने हमला कर दिया, सैकड़ों लोगों ने, आप उसके खिलाफ आज 4 दिन होने को गए, एक कार्रवाई नहीं कर सके, घुटने टेक दिया आपने, उस अपराधी को आपने छोड़ भी दिया। अशोक सरीन इसमें कोई हस्तक्षेप करने जा रहे हैं, एक बार अशोक सरीन की बात सुनते हैं। देश ने सुना कि मनदीप सिंह जो आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता है वो क्या कह रहे हैं। उन्हें इस बात को लेकर कोई शर्मिंदगी नहीं कि थाने पर हमला हुआ, उन्हें इस बात को लेकर भी कोई शर्मिंदगी नहीं कि एक गिरफ्तार व्यक्ति को छोड़ने का ऐलान एसपी ने कर दिया, उन्हें इस बात को लेकर भी कोई शर्मिंदगी नहीं कि एक शख्स जिसका नाम अमृतपाल है, जिसके संगठन का नाम वारिस पंजाब दे है, वो देश के विभाजन की बात कर रहा है, उसको लेकर कोई शिकायत नहीं। उन्हें शिकायत है तो इस बात को लेकर कि अगर बीएसएफ होती, अगर भाजपा होती, अगर कांग्रेस होती तो पता नहीं क्या होता। हमने देखो कुछ नहीं होने दिया। तो अशोक सरीन जी, आपके पास रुक करता हूं, क्या कहते हैं आप लोगों ने बिल्कुल लानत मलानत कर दी थी। जो कुछ भी साहसिक काम किया है, सराहना योग्य काम किया है, वो आम आदमी पार्टी की इस सरकार ने किया है। मेरे को सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल। हिमांशु जी, मैं समझता हूं बहुत ही आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता ने जलालत की तरह बात करी है। मैं समझता हूं शर्मिंदा होना पड़ रहा है। हम जितने लोग बैठे हैं मोदी सरकार पर बात कर रहे हैं, मैं राजनीति से ऊपर उठ के कहता हूं कि गुरु गोविंद सिंह, आप गुरु ग्रंथ साहब का अपमान कहीं भी स्वीकारित नहीं है। ये मैं बता देना चाहता हूं। ये मोदी जी पर बात कर रहे हैं, विदेशों से भी गुरु ग्रंथ साहब आदर से, सत्कार से हमारे केंद्रीय मंत्री सर पर रख के ला रहे हैं और ये बात कर रहे हैं तार तार करने की। इनकी भावनाओं में, इनकी भावना ही पंजाब के प्रति गलत है। ये सवाल का जवाब सवाल से देते हैं, सवाल जवाब तो है ही नहीं इनके पास। थाने पर कब्जा, मंदिर पर हमला, जेल में कत्ल, व्यापारियों से फिरौती, गोली वो मारे जा रहे हैं कॉलेज यूनिवर्सिटी में। आज भी एक नौजवान मरा। आज कितने कत्ल हुए हैं? आज के दिन में 2 कत्ल हो गए तरन तारण में, कॉलेज यूनिवर्सिटी का लड़का मरा। 9वीं कक्षा के छात्र नशे की ओवरडोज से मर रहे हैं। ये पंजाब को क्या बताना चाहते हैं? आज पंजाब की जो संस्कृति सभ्यता से जाना जाता था, आज पंजाब वो आज कत्लो-गारत वाला पंजाब हो गया। वो पंजाब वो हो गया जिसकी मुटियारे नशे की ओवरडोज करना शुरू हो गई। वो पंजाब जिसके बच्चे 9 साल का बच्चा, 9th क्लास का बच्चा, केवल 14 साल का बच्चा वैरोवाल अमृतसर में नशे की ओवरडोज से मर रहे हैं और मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं सब कुछ ठीक है। सरी साहब, मेरा सीधे सीधे इस मसले पर आपसे जानना है, हुआ क्या? अमृतसर धार्मिक आस्था का केंद्र, क्या ऐसा हुआ कि हजारों लोग एक थाने पर कब्जा कर लेते हैं, पुलिस वालों को पीट देते हैं और हद यह है जिसको छुड़ाने गए तो उसे छुड़ा भी लेते हैं? इस कमाल के संदर्भ में कुछ बताइए ना। हिमांशु जी, पंजाब सरकार में हर स्तर पर फेल हो गई। पंजाब का लॉ एंड ऑर्डर फेल हो गया और पंजाब का इंटेलिजेंस विभाग पूर्ण रूप से फेल हो गया। और 4 दिन से वो बंदा बोल रहा है, सरेआम बोल रहा है, पुलिस वालों के सोटियां पड़ रही हैं, तलवारों से पुलिस पर हमला हो रहा है, सर फट रहे हैं। अगर पुलिस सुरक्षित नहीं है तो पंजाब सुरक्षित कैसे होगा? पंजाबी सुरक्षित कैसे होंगे? मैं समझता हूं इस घटना ने हर पंजाबी को शर्मसार किया है। केवल इस घटना ने हर पंजाबी को शर्मसार नहीं किया है, बल्कि हर देशवासी को चिंता में डाल दिया है कि जाना कहां चाह रहे हैं और पंजाब कहां जाएगा।
मेरे साथ में नरेंद्र सिंधु जी हैं जो प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी के, लेकिन उससे पहले मैं राजेंद्र सिंह जी के पास आना चाहता हूं। डीजीपी के पूर्व रूप में काम किए हुए हैं पंजाब के संदर्भ में, इस हालात को लेकर उनसे समझना चाहता हूं, क्या पंजाब वापस उस घटनाक्रम की तरफ लौट रहा है जिससे बड़ी मुश्किल से निकल कर आया था? अलगाव के उस दौर से, खून खराबे के उस दौर से, रक्तपात के उस दौर से, अराजकता के उस दौर से, क्या हम वापस उस दिशा में जा रहे हैं? क्योंकि जिस तरीके से थाने पर हमला और जिन्होंने हमला किया वो अभी भी खुलेआम घूम रहे हैं, ये पूरे देश को चिंता में डाल रहा है। थोड़ा रोशनी मिलेगी राजेंद्र सिंह जी आपसे। देखिए, ऐसा है कि जो भी बात यहाँ कर रहे हैं वो जिम्मेवारी से करनी चाहिए जी। और जो पंजाब का लॉ एंड ऑर्डर का हिस्ट्री रहा है पहले, उसके कॉन्टेक्स्ट में करना पड़ेगा जी। तो जब ये टेररिज्म खत्म हुआ था उस वक्त ये सवाल उठता था कि वापस क्या टेररिज्म दोबारा आएगा। हम लोगों ने कहा था कि नहीं आएगा। आज भी हम यही कहेंगे कि आज दोबारा नहीं आ सकता। कारण उसका बेसिक ये है कि लोग इसको नहीं चाहते। कुछ लोग हैं जो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, जो क्राउड मेंटालिटी में चले जाते हैं, वो इसकी बात करते रहते हैं। उनके कई लोगों के वेस्टेड इंटरेस्ट भी हैं जी ऐसी बात करने के। तो जो ये अजनाला वाली बात को हम इतना हमें चिंता कर रही है, देखने में ऐसे लगेगा जो आप कह रहे हैं जी, पर असलियत कुछ और है। इसकी जो असलियत अगर देखा जाए जी तो वो यह है कि इसमें प्रोटेस्टर्स एक्सपोज हो गए हैं कि उन्होंने सीमा पार की है। जी प्रोटेस्टर इस बात में भी एक्सपोज हुए हैं कि उन्होंने श्री गुरु ग्रंथ साहब का सहारा लिया है। जी प्रोटेस्टर इस बात में भी एक्सपोज हुए हैं कि क्या कर रहे हैं, लोगों को क्यों नहीं अमन शांति में रहने देते और क्यों ऐसे गैर जिम्मेवार बयानबाजी कर रहे हैं। और लोग इस सारी बात को नोट भी करते हैं, समझते भी हैं, कन्विंस्ड भी हैं इस बात से कि ये जो हो रहा है गलत हो रहा है, इसको तरीके से रोकना चाहिए। अब ये भी मजबूरी है कि इस बात को प्रवोक ना किया जाए जी, आगे ना बढ़े बात। पुलिस की बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। ऐसी दशा में अगर पुलिस रेस्ट्रेंट ना यूज करे, क्लैश हो जाए, तो वहां लोगों का मरना और क्राउड में से ऐसा शरारती हो आपको नुकसान कर दे, बाद में ब्लेम स्टेट पे लगाए, लॉ एंड ऑर्डर पे लगाए, बात को और भड़काए, ये सारी चीजों की पॉसिबिलिटी। सो इसलिए बहुत जरूरी है कि हम जिम्मेवारी से देखें इसको। पुलिस ने जो रिस्ट्रेंट किया है, पुलिस में बहुत सारे लोग सिख लोग हैं, उनकी भी आस्था श्री गुरु ग्रंथ साहब के साथ जुड़ी हुई है। तो पर पुलिस ने जितना भी आज तक काम किया है, पहले जितने बड़े क्राइम खालिस्तान रिलेटेड या टेररिज्म रिलेटेड निकले हुए यहाँ, वो सभी डिटेक्ट हो चुके हैं, बंदे पकड़े गए। तो मैं थोड़ा माफी के साथ आपसे हस्तक्षेप करूंगा। 3-4 सवाल है बतौर पुलिस अधिकारी आपसे। क्या यह पुलिस या तंत्र का फेल्यूर नहीं है कि इतनी बड़ी संख्या में हथियारबंद लोग इकट्ठा हो जाते हैं और पुलिस रोक नहीं पाती क्योंकि वो थाने तक पहुंच जाते हैं? पहला सवाल। दूसरा, क्या ये इंटेलिजेंस फेल्यूर में आप नहीं मानते हैं कि ये प्रदर्शनकारी नहीं थे, ये हमलावर थे, ये हथियारों के साथ आए थे और हमला करने की तैयारी के साथ और अपराधी को छुड़ाने के लिए आए थे, लवप्रीत को, और तंत्र को ये पता नहीं चला? दूसरा सवाल। और तीसरा जो आशंका, मैं जब मनदीप जी से बात कर रहा था तो मैंने कहा था कि अगर आप कह रहे हैं कि गुरु ग्रंथ साहब को बेअदबी से बचा लिया, तो क्या ये नया रास्ता नहीं खुल गया है कि अब जिसको भी अराजकता फैलानी हो वो पूजनीय गुरु ग्रंथ साहिब को साथ में ले, पुलिस देखती रहेगी? क्योंकि भगवंत मान ने तो कह दिया है बहुत बढ़िया आपने कुछ नहीं किया, और उसकी आड़ में लोग अराजकता करें, क्योंकि यहां पे भी अराजकता हुई। ये तीसरा सवाल। और चौथा और आखिरी सवाल, थोड़ा लंबे हो गई बात, कि एसपी ने कह दिया कि जिसने जो इस संगठन का प्रमुख है उसने सबूत दे दिए, लवप्रीत दोषी नहीं है इसलिए हम उसे छोड़ दे रहे हैं। इतने लाचार तंत्र, ऐसी लाचार पुलिस व्यवस्था, चारों पर आपकी तरफ से जरा रोशनी मिले। पहला क्वेश्चन था आपका कि वो हथियार बंद होके आए हैं जी, वो गलत हथियार हैं, कुछ उसमें लाइसेंस ही हैं, कुछ गलत हो सकते हैं जी, तो उसमें पुलिस की यही मजबूरी है कि
बात को बढ़ाने से कैसे रोका जाए, क्लैश ना हो। जी दूसरी बात है वो जो उनका मनोरथ था, उद्देश्य था कि इसको छुड़वाना है हमें, जी तो पुलिस ने काफी संख्या में वहां इकट्ठे होकर इस बात को रोकने के लिए तैयारी तो की थी। जी जितनी जनसंख्या में पुलिसमैन वहां हाजिर थे, वो उनका मंशा तो यही होगी कि हम इनको रोकेंगे। अब मैं तो वहां मौके पर नहीं था, मैंने उनको कमांड नहीं किया, इसलिए मैं ये कहना स्पष्ट रूप में ये कहूँ कि हाँ हमारी यही मंशा थी। मंशा जरूर होगी कि इनको रोकना चाहिए, ये गलत होगा जी अगर वो बंदे को जबरदस्ती उठा के ले जाए, ये लॉ एंड ऑर्डर से उल्ट होगा। जी पर मौके पे जब सिचुएशन को डेवलप हो जाती है, उसको सेंसिटिविटी उसकी देखते हुए उसको सिचुएशन को बचाने के लिए कोई ना कोई और डिसीजन भी लिया जाता। जी वो जो बात है आपकी चौथी जी कि वो उन्होंने छोड़ दिया एसपी ने, जी वो भी एक तरह की एक ऐसी बात है कि माहौल को थोड़ा सा कंट्रोल में रखा जाए। देखा जाए जो पुलिस के पास एक्शन लेने की क्षमता है या कैपेसिटी है या टाइम है, वो उसमें काफी कुछ हो सकता है। अब भी अगर करना हो तो, जैसे टीवी में जो सीसीटीवी कैमरे में जी इंटेलिजेंस रिपोर्ट से, अदरवाइज थ्रू सोर्सेस ये पता किया जा सकता है कौन लोग ज्यादा हमलावर थे, किन्होंने इंसाइट किया क्राउड को। सारी क्राउड को तो कहना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उसमें से कौन आदमी मिसलेड है, कौन आदमी इनोसेंट है, वो सारा मुश्किल होता है। पर जो आदमी मेन है, जिन्होंने गड़बड़ की है, उनके खिलाफ एक्शन लेने के लिए उनको आइडेंटिफाई किया जा सकता है। वो एक्शन आज भी लिया जा सकता है, कल को भी लिया जा सकता है, उसमें कोई बहुत ज्यादा देरी वाली बात नहीं है। राजेंद्र जी, आप बड़े आसानी से कह दिए कि उसमें बहुत देरी वाली बात नहीं है, लेकिन मेरा सवाल आपसे वापस है, और उस सवाल को मैं वापस आपके पास लेकर आऊंगा। लेकिन मेरे साथ में अभी नरेंद्र संधू जी हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। क्या कहते हैं नरेंद्र जी? सब कुछ ठीक ठाक है, पुलिस ने बहुत ठीक तरीके से टैकल किया, हालात बहुत खराब हो सकते थे, बचा लिया पंजाब को। ये बता रहा है कि पंजाब बेकाबू हो रहा है, जिनकी हसरतें अलगाव के संदर्भ में उनके हौसले बुलंद हो रहे हैं, और पुलिस सरेंडर कर रही है, तंत्र सरेंडर कर रहा है, और यहां तक मुख्यमंत्री भी शायद सरेंडर कर रहा है। क्या कहते हैं? देखिए त्रिवेदी जी, ये सरकार बिल्कुल, मैं आपको तफसील से बताता हूँ। मैं ये इनका स्पोक्स पर्सन तो पता नहीं क्या इधर उधर घूम रहा। मैं सिद्धू मूसेवाला का कत्ल होता है जी, नंगल अब्बिया का कत्ल होता है, सुधीर सूरी का कत्ल होता है, मैं तो बहुत गिना सकता हूँ। और उसके बाद देखने ना, पटियाला में एक लेडीज का दिन दिहाड़े पुलिस के सामने लोगों ने मार मारा, उसका बुरा हाल कर दिया, वो पेशी भुगत के आई। तो उसके बाद चुनाव में एक आदमी को दिन दिहाड़े पुलिस की मौजूदगी में मार मार के बहुत बुरा हाल किया। कारण क्या था? वो नशे की मुखबिरी करता था, ये लोग नशा बेच, वो नशा बेचने वाले सारे हम गालियां निकाल रहे हैं और वीडियो आउट कर रहे हैं। और नई बात ये शुरू हो गई है कि वीडियो आउट कर रहे हैं, वीडियो बना बना के आउट कर रहे हैं ताकि लोग दहशत में दें। तो उससे आगे चले, मोहाली में बर्बरता का तो इंतहा हो गई जब एक आदमी की उंगली काट दी, 4 उंगली काट के, और उसका वीडियो आउट करता है। ये बेसिकली पंजाब सरकार। अच्छा, उससे आगे चलो, दिन दिहाड़े गैंगवार हो गई जेल में, और उसमें मूसे वाले के 2 जिन्होंने कत्ल किया था वो लड़ के आपस में मर गए। उसके बाद पुलिस वाले खड़े थे, फिर भी मर गए। अभी कहते हैं ठीक है। अच्छा, उसके बाद आज देख लो, हमारे एक चेयरमैन थे पट्टी के, उनकी डेथ हो गई। पटियाले में एक कत्ल हो गया, अमृतसर में, और ये बड़े आराम से कह रहे हैं। और मेन मुद्दे पे अब मैं आ रहा हूँ। देखिए, अजनाले में कोई शक नहीं इसमें, मैं पुलिस की बिल्कुल प्रशंसा करूंगा कि उन्होंने बहुत बड़ी तरह से, बहुत अच्छी तरह से एक बहुत बड़ा कांड होने से बचा लिया। और एक हमारे एक साबित सूरत सिख थे जिन्होंने उनकी व्यथा दी, वीडियो में देख रहा, बोला कि अगर इनके ये सुरक्षा की आड़ भी ना आते तो इनका बदता। सरकार देखे, सरकार ने अगर उसपे किसी पे अगर केस डाला था जी, तो वो कैसे अगले दिन ही रिहा हो गया? या तो उसका केस गलत पुलिस ने डाला था, या वो दबाव में आकर उसको रिहा कर दिया। ऐसे तो कई फिर लोग थाने में हमला करके किसी को छुड़ा के ले जाया करेंगे जी। ये कोई अफगानिस्तान थोड़ी है, ये तो पंजाब है। ये तो बदलाव लेके आए थे, बदलाव लेके आए थे कि हम पंजाब में नशा मुक्त कर देंगे, जेलों में मोबाइल बंद कर देंगे।
करप्शन खत्म कर दी। और करप्शन में तो आपने इन्होंने देख ही लिया बदलाव के, तो इन्होंने बहुत बुरा हाल कर दिया बदलाव का। पहले सबसे पहले सिंगला जी पकड़े गए, उसके बाद सरारी जी पकड़े गए, और अमित रतन जी पकड़े गए, और सबके सब ये कह रहे थे हमारे पीए नहीं है, और सब पकड़े फिर जाते हैं। और भगवंत मान जी इन्वेस्टर्स को बाहर जाके कह रहे हैं कि भैया पंजाब में आओ इन्वेस्ट करो। अरे भाई कौन कर गया इन्वेस्ट? 2 दिन इन्वेस्टमेंट में 100 आदमी नहीं आए और करोड़ों रुपए उसकी एडवर्टाइजमेंट पर खर्च करती। हाँ, ये बदलाव इनका जरूर है कि ये हर अखबार में, पंजाब की तो छोड़ो, दूसरी स्टेटों के अखबार में पूरे पूरे पेज का, और एयरपोर्ट पे बड़े बड़े ग्लो साइन लगा के अपनी एडवर्टाइजमेंट करते। अरे भैया पंजाब के पैसे क्यों वेस्ट करते हो? इनके प्रवक्ता तो बड़े आराम से बैठ कर कह रहा है कि अगर बीएसएफ होती तो सीआरपीएफ होती तो फिर बेअदबी हो जाती। अरे भाई छोटे भाई, तेरे को नहीं पता, बीएसएफ जब चलती है, फौज चलती है, वो गुरु ग्रंथ साहब का सम्मान लेके चलती है। उनके आगे उनके गुरुद्वारा, मंदिर, मस्जिद हर यूनिट में रहता है। सीआरपी में भी यही हाल है। तो अगर वो खड़े होते तो हो सकता है इससे ज्यादा बचा कर लेते हुए। आप कैसे ये बात हमारी फोर्सेज को बोल रहे हो कि वो बेअदबी करा सकते थे, पंजाब पुलिस ने नहीं कराई? जब बेअदबी की बात आती है कोई भी कराए, ये सबसे घिनौना दुनिया में जुर्म है। हम एक आगे बेअदबी आपने देख ली बरगाड़ी कांड में, भुगत चुके हैं। किसने कराई, कैसे कराई, वो सब क्लियर हो जाएगा। लेकिन बेअदबी तो हुई ना, हम पंजाब आज तक भुगत रहे हैं, और आप सिर्फ यहाँ पर राजनीति करने के लिए आप नए नए, मेरे को लगता है, और नए आप बोल रहे हो कि ऐसा हो गया वैसा हो गया। लॉ एंड ऑर्डर की हालत पंजाब में दिन भर, सरीन साहब तो मेरे साथ बैठते हैं, बद से बदतर होती है, बद से बदतर है। लेकिन मैं नरेंद्र जी थोड़ा विस्तार देना चाहता हूं खालिस्तानी मांग के संदर्भ में। यह हमला किसने किया? वारिस पंजाब देश संगठन से जुड़े हुए लोगों ने। मुखिया कौन है? अमृतपाल। वो सीधे तौर पर कह रहा है खालिस्तानी विचारधारा और शासन का सपना कभी नहीं मरेगा। अब तक असली हिंसा नहीं देखी है, जब देखोगे तब क्या कहोगे। और वो व्यक्ति अभी भी बाहर है जो सीधे तौर पर इस हमले की जिम्मेदारी ले रहा है, खुले तौर पर ले रहा है। वो व्यक्ति बाहर है। क्या माने कि पंजाब में अब खालिस्तान की मांग देश विरोधी नहीं रही। खालिस्तान के लिए लड़ी जा रही लड़ाई देश विरोधी की दृष्टि से नहीं देखी जा रही। खालिस्तान के संदर्भ में सपना देखना कोई अपराध नहीं रह गया। क्या यही हालात बन गए हैं पंजाब में? सुधांशु जी देखें, राजेंद्र जी अच्छी तरह समझेंगे इस बात को, क्योंकि ये डीजीपी रहे हैं पंजाब की जी। देखिए, खालिस्तान की मांग कई बार उठी है यहाँ पर, एक बार नहीं उठी, शुरू से उठती आई है और दब जाती है, उठती आई है और दब जाती है जी। और ये सुलगती रहती है, और फॉरेन से फंडिंग होती रही, और यह काम देश विरोधी ताकतें करती रहती है जी। लेकिन जो इस बार हुआ, पंजाब सरकार को पहले इनपुट्स होनी चाहिए थी, और इनपुट्स थी, उनको पता होना चाहिए था कि ऐसा कांड होगा, ये शुरू से कंट्रोल कर सकते थे। जैसे जनाला कांड की बात करें तो कहां से चलकर अमृतपाल जी कहां अजनाले आए, रास्ते में रोके जा सकते थे, रास्ते में भी रोके जा सकते थे, नहीं रोके गए। अजनाले में आकर घेराव किया और उन्होंने बताया कि मेरे साथ तो 5-6 गाड़ी थी, इतने लोग कहां से आ गए। इट मीन्स है इधर उधर से लोग घुस जाते हैं बीच में। जो शरारती तत्व होते हैं वो आपने देखा कई मोर्चे फेल करने के लिए आगे आ जाते हैं। हमारे पंजाब को किसी की नजर लग गई है, हम पार्टी से उठ के बात करते हैं, ये प्रवक्ता आम का सिर्फ अपनी बात करी जाता है। मैं तो ऊपर उठ के बात करता हूँ। जब पंजाबियत की बात आती है तो मैं कांग्रेस की बात नहीं करता, मैं बात करता हूँ पंजाब के सम्मान की। पंजाब ने जो काला दौर हमने देखा है उसकी बात कर देता हूँ। अरे भैया नहीं, ये छोटा बच्चा है हमारा, हमने तो वो तक अपने पीठ पे डाया है। मैं जब 84 कांड हुआ तब मैं मेरे ख्याल से फर्स्ट ईयर में पढ़ता था, तो मेरे को तो सब मालूम है क्या हुआ, कैसे हुआ। राजेंद्र जी तो सब जानते हैं, तरीन जी भी छोटे होंगे, मनदीप भी छोटा होगा। लेकिन पंजाब में जो हुआ वो होने के बाद अब इतनी शांति आ गई, अब ये आगे नहीं भैया चलने देंगे। सरकार आपके है, आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। हम तो ऑपोजिशन है, हम तो आपको सहयोग के लिए हर वक्त तैयार बैठे हैं। लेकिन आप इन्वेस्टमेंट करके या बाहर जाके अपने जो सिसोदिया जी पकड़े गए उनको जाकर वो कह रहे हो कि ऐसे क्यों पकड़े गए, ऐसे क्यों पकड़ गए, उनको छोड़ो भैया, अपने पंजाब की बात करो। वो कानून इंसाफ करेगा, कानून करेगा इंसाफ उनका। अगर शराब घोटाले में फंसे तो कानून उनका इंसाफ करेगा। आप पंजाब में आके देखो, इन्वेस्ट अपने आप आएगा अगर पंजाब खुशहाल होगा। पंजाब की चिंता करो, सीधे तौर पर कह रहे हैं नरेंद्र संधू जी। मैं वापस मनदीप जी के पास आता हूँ। काफी कुछ कह रहे थे मनदीप जी उस समय, तो मनदीप जी वापस लौट कर आते हैं। क्या हुआ, संभल नहीं रहा क्या दिल्ली में सरकार आप दावा करते हो बहुत अच्छी चला रहे हैं, पर वहां पे कानून व्यवस्था आपके हिस्से में नहीं रहती, तो उसमें आप इन सवालों से बच जाते हो। पर पंजाब के संदर्भ में फेरिस्त गिना दी नरेंद्र जी ने, कैसे धारावाहिक तौर पर हत्याओं का दौर चल रहा है। सड़क पर, घर पर, जेल में, जहां मौका मिल रहा है लोग एक दूसरे को मार रहे हैं। और मेरा जो सवाल आपसे पिछली बार भी था अब वापस है कि जो
थाने में हमले के लिए जिम्मेदार संगठन है, उसका प्रमुख अभी भी खुलेआम घूम रहा है। क्यों घूम रहा है, थोड़ा बताएंगे? जी कि मैं आपकी हर बात का जवाब दूंगा। पहले जो है मेरे को इन्होंने बोला मेरे सर हैं, ये मेरे से उम्र में बड़े हैं, सभी कुछ इनका आदर करना मेरा मान है। तो मैं ये बोलूंगा कि जब अगर ये बोलें कि ये बेअदबी कांड बरगाड़ी वाले की बात कर रहे हैं, तो नहीं, सबसे पहले कांग्रेस की सरकार थी, तब भी बरगाड़ी कांड हुआ था। बरगाड़ी कांड नहीं था, वो दरबार साहब का कांड था, ठीक है। तब इंदिरा गांधी जी थी, ठीक है, तब भी आपकी बीएसएफ ही थी, वो कोई बाहर वाला नहीं था। जब उन्होंने चलाया था तब भी हमने सब कुछ देखा है अपनी आंखों से। हम छोटे हैं, हम बोलते हैं हम छोटे हैं, हम किसी ड्रग्स में नहीं लगे, हम किसी और चीज में नहीं लगे, हम अच्छी लाइन में चुनेंगे। हम चाहें तो हम भी बाहर जा सकते हैं, हम क्यों चाहें? हमारा पंजाब था ना, ये हमारा पंजाब है, हम रंगला पंजाब करेंगे। और रही बात वो करप्शन की कि हमारे मंत्री करप्ट हैं, जितने भी ज्यादा मंत्री करप्ट निकले वो कांग्रेस के निकले, सारे ही मंत्री करप्ट निकले। हर एक मंत्री को जेल देखनी पड़ रही है। अमृतसर के चेयरमैन दिनेश बस्सी जी, जो सिद्धू जी के बड़े खास रहे हैं, कैप्टन जी के बड़े खास रहे माफ हैं। करना मंदिर जी, आपके पास मेरे सवालों का जवाब नहीं है क्या? हम यहाँ पर चिंता कर रहे हैं पंजाब की, हम यहाँ चिंता कर रहे हैं देश की, हम बात कर रहे हैं खालिस्तान की मांग करने वाले लोगों के हौसले की। इस समय भ्रष्टाचार को लेकर बात नहीं हो रही, करप्शन को लेकर बात नहीं हो रही, देश के वजूद को लेकर बात हो रही है। कुछ कहने के लिए नहीं है आपके पास में, सामर्थ्य नहीं है, दम नहीं है कि देश को बचा पाएंगे, पंजाब को बचा पाएंगे। क्यों पंजाब ऐसा नहीं है सर? पिछले इतने सालों में पंजाब को जो हालात करे हैं, ये बीजेपी की जो सरकार थी, गठजोड़ की सरकार थी, ये अकाली दल की सरकार, उन्होंने बराबर जो हाल किया। उसके बाद कांग्रेस की सरकार 10 साल रही, उन्होंने भी तो यही कुछ करा। हमारी एक साल हुआ सरकार बनी को, तो इनको दिक्कत आ रही है, प्रॉब्लम आ रही है। क्यों? अगर ये आज जो कांड हुआ है, इसमें जो दोषी होंगे, इनके जो भी सजा है इनको मिलेगी, ये बात सीएम साहब ने बोली है और मिलेगी। अगर हम उस टाइम पे अगर उनको पकड़ते तो जो देश का माहौल था वो खराब होना था, पंजाब का माहौल खराब होना था। इस चीज के लिए उन्होंने जो प्रेरणा दी थी, इसलिए उनको छोड़ना पड़ा था। और उसके बाद उस दिन छोड़ना पड़ा, आपने खुद ही मान लिया, देश के हालात ऐसे थे। मैं वापस आना चाहता हूं एक बार राजेंद्र सिंह जी के पास। आप देख रहे हैं सरकार किस तरीके के घुटने टेकने को जायज करार दे रही है। तो अब पूरे देश में यही सिस्टम रहे, अपराधी को पुलिस पकड़े, कुछ समूह इकट्ठा होकर थाने तक पहुंचे, कोई कुरान को लेकर पहुंच जाए, कोई रामचरितमानस या गीता को लेकर पहुंच जाए, पुलिस अब कुछ नहीं करेगी, सम्मान का बात है। और नतीजा, जिस अपराधी को पकड़ा गया है उसे छोड़ भी दिया जाएगा, क्योंकि माहौल को शांत रखने की बात है। तो अब देश में तंत्र ऐसे ही चलेगा, पुलिस व्यवस्था ऐसे ही चलेगी राजेंद्र सिंह जी? देखो, ऐसा सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि कोई भी सिचुएशन एग्जैक्टली सेम नहीं होती दूसरी सिचुएशन के मुताबिक। हर सिचुएशन अपनी एक सेपरेट सिचुएशन होती है, उसको उसका सेपरेट टाइमिंग होती है, सेपरेट कमांड होती है, सेपरेट सोच होती है, सेपरेट इंटेलिजेंस इनपुट्स होती हैं, तो उसके मुताबिक चलना होता है। सेंसिटिविटी, जो प्रॉब्लम की सेंसिटिविटी है उसको देखना होता है। जी आप सुन रहे हैं? जी बिल्कुल राजेंद्र सिंह जी। तो ऐसा हम नहीं कहते कि ऐसे ही सारी पुलिस भी है। सीधा, बहुत वरिष्ठ अधिकारी रहे हैं, मेरा आपसे सीधा सवाल है कि थाने पर हमला करके अभियुक्त को छुड़ाया गया, आज 5 दिन होने को हैं, जो लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं, उस संगठन का प्रमुख जो मोटे तौर पर उसके लिए जिम्मेदार है, उसके खिलाफ किसी भी किस्म की कोई कार्रवाई कहीं हुई हो, ये जानकारी में नहीं आ रहा। क्या ये अपराधियों के हौसले बुलंद करने वाला काम है या अपराधियों के हौसले तोड़ने वाला काम है? बस इतना आपसे बतौर वरिष्ठ पुलिस अधिकारी आप रहे हैं जानना चाहूंगा, क्या संदेश है इसका? सिंपल बात ये है कि फाइल पे क्या कुछ हो रहा है जी, उस पे अभी नहीं बताया जा सकता, क्योंकि फाइल पे सारी बात बिल्ड करनी पड़ती है कि किस आदमी का क्या रोल था, उसके बारे में शहादत क्या है, एविडेंस क्या है, उसके मुताबिक कार्रवाई की जाती होती है। उस पर टाइम लगता है। जैसे अब सारा ये हुआ, सारा इसको देखना पड़ेगा। कोई 2-4 लोग अच्छे बैठ के इंटेलिजेंट इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स बैठ के देखेंगे कौन क्या कर रहा था, किसका क्या रोल था, उसके मुताबिक फाइल तैयार की जाती तो है। राजेंद्र सिंह का कहना है कि अभी फाइल पे क्या हो रहा है इसकी जानकारी नहीं है, और हमारी बेचैनी इस बात को लेकर है कि मैदान पर क्या हो रहा है ये देश को पता नहीं चल रहा है। इसी बात को लेकर तो परेशान है। पर मेरे साथ में जिस पारे पंजाब देश संगठन कटघरे में है, जिसकी गतिविधियों को लेकर एक नाराजगी है, उसके प्रतिनिधि के तौर पर एडवोकेट इमाम सिंह
खारा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उन्हीं से समझने की कोशिश करते हैं। अपने इस कार्य को जायज मानते हैं इमाम सिंह जी? एक थाने पर हमला, एक आरोपी को छुड़ाना और हमले के लिए गुरु ग्रंथ साहिब को सामने ढाल के तौर पर इस्तेमाल करना, उस गुरु ग्रंथ साहिब को जो हम सबके लिए बेहद पूजनीय है, क्या कहते हैं? नहीं देखो, ये जितने भी लोग हैं ये हमारे पे ये झूठे इल्जाम लगा रहे हैं जितनी भी आपने बातें की। पहली बात तो मैं शुरू करना चाहूंगा भी 19 फरवरी का जो शहीद भाई दीप सिंह सिद्धू का जो शहीदी समागम था जी, उस पर भाई अमृतपाल सिंह ने ऐलान किया था भी हम अपना जो पीसफुली प्रोटेस्ट करेंगे और प्रोटेस्ट का फॉर्म होगा जो सिख कौम का ट्रेडिशन है, खालसा वहीर। और मैं आपकी जानकारी में बता दूं भी खालसा वहीर तभी निकाली जाती है जिसमें गुरु ग्रंथ साहब महाराज की अगुवाई होती है। तब उन्होंने ये ऐलान किया। उन्होंने कहा हमने पहले भी पुलिस को दरख्वास्त बेनती की है भी इंक्वायरी करो और जो झूठा फंसाया गया है लवप्रीत सिंह तूफान को उनको रिहा करा जाए। और फिर भाई साहब ने कहा भी काफी दिन हो चुके हैं, अब हम पीसफुली प्रोटेस्ट करेंगे, जो हर एक इंसान का हक है। आर्टिकल 19(1)A में आता है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के अंडर ही राइट टू पीसफुली। तो आप जैसे कि वल्लभ भाई पटेल ने आप बोला था भी सिख एक जरैन पेशा कौम है, अनसिविलाइज कौम है। देखो सिख कौम कोई प्रोटेस्ट करे तो उसमें बैरिकेडिंग की क्या लोड है जी? क्या आप सिखों को वल्लभ भाई पटेल की तरह एक अनसिविलाइज लोग मानते हो, एक जरैन पेशा कौम मानते हो सिखों को जी? तो फिर बैरिकेडिंग की गई। जब वहीर का कहीं नहीं कहा था भी हमने पुलिस स्टेशन पे हमला करना है जहाँ अंदर जाना है जी, पुलिस ने वहां पर बैरिकेडिंग की और उसके बाद क्या किया उन्होंने लाठीचार्ज करना शुरू कर दिया पुलिस ने, टीयर गैस शेल्स छोड़े। अब देखो अगर कोई अत्याचार करता है तो रिटेलिएट तो हर एक इंसान करता है कि जानवर है, कुत्ता है, उसके तरफ भी कोई मारना तो वो भी रिटेलिएट करता है। हम तो फिर भी इंसान हैं, तो वो है ना जी। तो सारा जो इवेंट थे तो वो सारे वहां पर ट्रांसफायर हो गई। इसमें देखने वाली बात ये है भी जो प्रशासन है, पुलिस प्रशासन है, वो अग्रेसर है। जो इंडियन पीनल कोड के अधीन राइट टू सेल्फ डिफेंस हर एक को, अगर सेल्फ डिफेंस में किसी को चोट लग जाती है उसके लिए वो जो विक्टिम होता है वो उसके लिए वो नहीं होता, जिम्मेवार नहीं होता। पहली बात बैरिकेडिंग क्यों हुई, दूसरी बात वो पुलिस ने लाठीचार्ज क्यों किया, और तीसरी बात जो सिख कौम का जो प्रोटेस्ट होता है, जो खालसा वहीर होती है, जो प्रोसेशन होता है, वो गुरु ग्रंथ साहब महाराज की जो अगुवाई की बिना वो निकल नहीं सकता जी। और जो भाई अमृतपाल सिंह है वो तो एक जो रिलीजियस प्रीचर है, वो अमृत संचार की बात करते हैं और हम कामरेडों जैसे कोई हरियां झंडियां लेकर थोड़ी ना जाते हैं। मैं सीधे तौर पे जानना चाहता हूं, आप इंकार करते हैं कि आपने थाने पे हमला नहीं किया? आप इंकार करते हैं कि आपने लवप्रीत सिंह को जबरिया छुड़ाने की कोई कोशिश आपके संगठन ने नहीं की? नहीं, वहां पर हमारा सिर्फ एम था पीसफुली प्रोटेस्ट करना, पर अग्रेसर प्रशासन था, उस प्रशासन के कारण सब कुछ हुआ जो भी वहां पर हुआ। ये मैं कहना चाहता हूँ सीधी बात। तो मनदीप सिंह जी, हमारे साथ में इमाम सिंह है, आपके माननीय मुख्यमंत्री जिनको सर्टिफिकेट बांट रहे हैं, बहुत अच्छा किया, बहुत धैर्य रखा। इमाम सिंह जी तो यहाँ पे उससे उलट बयान दे रहे हैं, बोले हम शांतिपूर्ण थे, हमला तो इन्होंने किया, मारपीट इन्होंने की, हम तो सेल्फ डिफेंस में थे, आत्मरक्षार्थ। क्या कहते हैं मनदीप जी? आप ये भाई बोल रहे हैं कि हमने शुरुआत की, ठीक है, पंजाब पुलिस ने शुरुआत की। पंजाब पुलिस कभी शुरुआत नहीं करती, शुरुआत इनकी तरफ से हुई थी। लाइव टीवी चल रहे थे, लाइव न्यूज चल रही थी, आप किसी भी न्यूज में चेक कर लीजिए, जो पहला हमला हुआ इन्हीं की तरफ से हुआ। पंजाब पुलिस सिर्फ अपना डिफेंस कर रही थी, अपने आप को बचा रही थी। तब भी श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी को बीच में लाया गया, कईयों के सिर फटे, कईयों की लातें टूटी, कईयों को बहुत कुछ हुआ, ठीक है। तब भी पंजाब पुलिस ने कोई भी एक्शन नहीं किया, सिर्फ श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के आदर में अपने आप को झुकाया है उन्होंने। और प्रोटेस्टफुल इनका जो इन्होंने जो बोल रहे हैं कि प्रोटेस्टफुल था, ये हमारा शांतिफुल हमने ये करा है, ऐसा कुछ भी नहीं था। इनकी तरफ से ही स्टार्टिंग हुई है। पंजाब पुलिस ने आगे से कोई रिप्लाई तक भी नहीं दिया इनको, इसीलिए इनके कारण इतना कुछ हुआ। अगर पंजाब पुलिस कोई रिप्लाई देती तो उनकी तरफ से कोई हवाई फायर इतना कुछ जरूर होता, पर पंजाब पुलिस ने ऐसा कुछ भी नहीं किया, ऐसा कुछ भी नहीं किया। मैं एक बात और इमाम सिंह जी आपसे जानना चाहूंगा, आपका संगठन चाहता क्या है? देश के तमाम लोग सुन रहे हैं इस समय, आपको थोड़ा बताएंगे चाहते क्या हो आप इस देश में? नहीं देखो, जो वारिस पंजाब के जथेबंदी है ना जी, वो भाई दीप सिंह सिद्धू ने बनाई थी।
और उस समय भाई दीप सिंह सिद्धू ने बनाते हुए ये बात बोली थी कि जो जत्थेबंदी का जो एम है, ऑब्जेक्टिव है, वो है पातशाही दावे का। पातशाही दावा वो चीज है जो गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने सिख कौम को बख्शी है। पातशाही दावे का मतलब है सॉवरेनिटी। ये कोई हम नहीं बात कर रही है, बात गुरु गोबिंद सिंह जी ने की है। और गुरु गोबिंद सिंह जी ने बोला भी सिख कौम हमेशा सॉवरेन रहेगी। तो हम जो बात करते हैं सिख कौम की सॉवरेनिटी की बात करते हैं, सिख नेशन की सॉवरेनिटी की बात करते हैं। और ये बात गुरु गोबिंद सिंह महाराज से चली आ रही है। और ये मतलब सीधे तौर पे आपको एक अलग देश चाहिए, यही बात कर रहे हैं ना आप? नहीं, हमारे साथ हम ये बात, हाँ, हमें सॉवरेनिटी चाहिए। हम ऐसे गुलामी में नहीं रह सकते जहाँ पर सिखों के गलों में टैर पाए जाएं, सिखों को आग लगाए जाए। सिख कोई बात करे, जहाँ पर हिंदू राष्ट्र की बात हो तो बंदे को ऊंचे एमएलए बने, एमपी बने, और बंदा खालिस्तान की बात करे तो जिस देश में सिख राष्ट्रपति बनता है, जिस देश में सिख प्रधानमंत्री बनता है, वहां पर आपको गुलामी दिखाई दे रही है। यही गुरु गोविंद सिंह का संदेश समझ पाए आप? इतनी बुद्धि रही, इतनी समझ रही? नहीं, अगर आपने बात करनी है रिस्पेक्टफुली बोलिए, मैं आप पे मानहानि का केस डालूंगा। अगर नहीं, आप बिल्कुल डालिए। देश के संदर्भ में किसी भी मानहानि के लिए मैं तैयार हूं। मेरा सवाल है आपसे, जिस देश में आप जिस कौम का प्रतिनिधित्व करने की बात कर रहे हैं वो राष्ट्रपति रहे, ज्ञानी जैल सिंह जी, हाँ, मनमोहन सिंह जी 10 साल तक इस देश के प्रधानमंत्री रहे, और आप यहां पर बता रहे हैं सॉवरेनिटी की बात, स्वायत्ता की बात, स्वतंत्रता की बात। पूरा देश आपके हवाले रहा, वो देश आपको अपना नहीं लगता? उसी देश में जब हमने 1966 में अपना सूबा माना, तब सिखों को मारा गया, तब सिखों की नस्ल कुशी हुई। उसी देश में जब 1984 के बाद 2.5 लाख जो सिख नौजवान फेक एनकाउंटर में मारे गए, उसी देश में हरमंदिर साहब पर अटैक हुआ। गुरु ग्रंथ साहब महाराज में गुरु ग्रंथ साहब महाराज को गोली मारी गई उसी देश में। इतना तो गुरु ग्रंथ साहब महाराज की बेअदबी तो औरंगजेब तक ने नहीं की थी जितनी 1947 के बाद हुई। हरमंदिर साहब पर एक बार नहीं, कम से कम 4 बार अटैक हुआ। 1955 में हुआ, उसके बाद और उसी पूजनीय हरमिंदर साहब में एक डीआईजी को गोली मार दी इन अलगाववादियों के द्वारा। वो गुरु ग्रंथ साहिब का सम्मान था, वो दरबार साहिब का सम्मान था। 1955 में भी अलगाववादी थे क्या वहां पर? 47 के सही 8 साल बाद हरमंदिर साहब पे अटैक हुआ, फौज भेजी गई अंदर, क्या तब भी अलगाववादी थे? जब आपसे सवाल किया तो अब आप 1955 में, आप 1984 की बात कर रहे हैं। मेरा सवाल था आपसे, मिंडर वाले वहां पर बैठकर जिस प्रकार से कार्रवाइयों को अंजाम दे रहे थे, वो वाकई गुरु नानक जी से लेकर गुरु गोविंद सिंह जी ने जो संदेश दिए उसका पालन कर रहे थे? सवाल है। मैं वापस अशोक सरीन जी के पास आना चाहता हूं। अशोक सरीन जी, इस सोच के साथ संगठन मौजूद होकर सक्रिय है पंजाब में, क्या उम्मीद करें भविष्य को लेकर? तो आने वाला भविष्य जो है उस पर सोचने पर, विचार करने पर आज हर पंजाबी और देशवासी मजबूर है। देखो, मैं ये कहना चाहता हूं, इससे सरकार, क्योंकि सरकार का फेलियर है। सरेआम गुरवंत सिंह पन्नू बोलता है कि हमने फंडिंग करी, तो मुख्यमंत्री जी केजरीवाल जी का कोई बयान नहीं आता। क्या वो लोग जो विदेशों में बैठकर देश को तोड़ने का काम करते हैं और सरेआम देश के प्रति बोल रहे हैं, उसकी जो है निखेधी भी नहीं करती पंजाब की सरकार? पंजाब के मुख्यमंत्री साहब ये बात करते हैं कि पंजाब के अंदर लॉ एंड ऑर्डर ठीक है। मैं आपके ध्यान में लाता हूं हिमांशु जी, जालंधर में पुलिस के डीसीपी को इनके एमएलए ने पीटा, किसी और ने नहीं पीटा, इनके एमएलए ने पीटा, तो भी कुछ नहीं हुआ। ये तो बात करते हैं कि अब ये 84 की बात कर रहे थे, वारिस से 5 के जी के बाद सबसे ज्यादा कांग्रेस की सरकार रही। ये जो मुद्दा है, ये मुद्दा उन बातों पर राजनीति करने का नहीं है, पंजाब की अमन शांति भाईचारे का मुद्दा है। मैं बीजेपी से हूं, मैं पार्टीबाजी से ऊपर उठ के कहता हूं कि हमें पंजाबियत, पंजाबियों को बचाना है। आज हमारा पंजाब का एक दृष्टिकोण देखने का, आप पंजाब प्रांत से बाहर के हैं, आप लोगों का दृष्टिकोण बनता जा रहा है कि पंजाबी जो है वो गलत रास्ते पर जाते हैं, देश के खिलाफ जाते हैं। पंजाबियों का दृष्टिकोण बिगाड़ रहे हैं ये लोग, और सरकार इसके लिए जिम्मेदार है। सरकार आप केवल आम आदमी पार्टी की सरकार को जिम्मेदार ठहराएंगे या देश की सरकार से भी हम कोई उम्मीद करें?
खुलेआम इस देश से अलग होने की बात जिस संगठन के द्वारा की जा रही है, उस संगठन का वजूद आपकी मजबूत सरकार के रहते हुए बना हुआ है। इसके संदर्भ में कोई बात नहीं कहेंगे अशोक सरीन जी? क्या हम आपकी सरकार से उम्मीद ना रखें जो देश में हुकूमत कर रही है? ऐसे संगठन की सोच का नेतृत्व करने वाले लोगों पर कार्रवाई के लिए क्या आम आदमी पार्टी की सरकार के भरोसे ही रहना होगा, या देश का सबसे बड़ा राजनीतिक दल, सबसे बड़ा राष्ट्रवादी दल जो अपने आप को बताता है, उससे भी कोई उम्मीद रख ले? हिमांशु जी, हमारी सरकार, केंद्र की सरकार ने इनपुट दिया था। ये सरकार तो प्रोपेगेंडा कर रही है। अगर स्टेट पुलिस, लॉ एंड ऑर्डर स्टेट का मैटर है, पर हमारी केंद्र की सरकार ने इनपुट दिया, भाई कोई घटना घट सकती है, पुलिस थाने पर आरपीजी अटैक हो गया, तो इन्होंने नहीं, इन्होंने इनपुट को इग्नोर करा। हमारी सरकार ने कहा कि कुछ शरारती लोग पंजाब को तोड़ने की बात कर, ये हमारे इनपुट्स को कहते हैं कि दखल दे रही है। हमारे इनपुट के संदर्भ में ध्यान ही नहीं देते हैं, ये कह के बच जाना चाहते हैं अशोक सरीन जी। मुझे आना है नरेंद्र संधू जी के पास में आखिरी दौर की बातचीत के लिए, लेकिन उससे पहले एक बार फिर कोशिश करूंगा मैं राजेंद्र सिंह जी से समझने को। इतने सतही तौर पर देखना चाहेंगे राजेंद्र सिंह साहब, ये आप महसूस कर रहे हैं किस तरीके की सोच और किस तरीके की भाषा बंद कमरों में नहीं, सार्वजनिक स्तर पर एक बार फिर शुरू हो चुकी है? क्या आपको नहीं लगता है कि यह मसला महज एक थाने पर हमले का नहीं है? यह चिंगारी है, समय रहते नहीं चेते तो लपटों में बदल जाएगी, और लपटें जब फैलेंगी तो वो ये देखकर नहीं फैलेंगी कि घर किसका है, किसी सिख का है, किसी हिंदू का है, किसी मुसलमान का है। सारे घर जद में आएंगे। जिस खालिस्तानी आंदोलन की बात करते हैं उसमें जो जाने गई थी वो केवल हिंदुओं की नहीं गई थी, सिख कौम की भी बड़ी संख्या में जाने गई थी। क्या कहते हैं राजेंद्र सिंह जी? हिमांशु जी, आपने जो कहा है वो एक चैलेंज, मैं उसको चैलेंज मानता हूँ। सरकार के लिए चैलेंज है, पुलिस के लिए चैलेंज है। उस पर सिस्टमैटिक काम होना चाहिए जी, और ध्यान रखना पड़ेगा कि क्या ये डेवलपमेंट्स क्या हो रही हैं, इसको कैसे न्यूट्रलाइज करना है और समाज में शांति बनाए रखना होगा। तो मेरा ख्याल है कि सरकार और पुलिस इस घटना से सतर्क हुई है, और वो उनके जैसे बयान आए हैं आज के पेपर्स में कि हम एक्शन लेंगे, जो भी कल्प्रिट्स हैं उनके खिलाफ एक्शन लेंगे। तो देखते हैं अब क्या करते हैं। ये होना चाहिए कि ऐसे नहीं अलाउ करना चाहिए कि जिससे लोगों में सहम आए, जिससे लोगों में बेचैनी फैले, जिससे लोग कुछ मिसलीड हो जाएं, वो ऐसे नहीं होना चाहिए। वैसे ओवरऑल जितने लोग यहाँ जो समझदार लोग हैं पंजाब के, वो समझते हैं कि कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट सिचुएशन क्रिएट करके उसका फायदा लेना चाहते हैं, उसका फायदा मिलेगा नहीं। जैसे कुछ लोग ऐसे भी हैं कि कुछ उन्होंने किया होता नहीं, वो वैसे ही कह देते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हैं कि मैंने करवाया, मैंने फंडिंग की है, मैंने किया। ऐसा कोई हमने काफी कुछ देखा हुआ है पहले, उसको हमने असलियत क्या है उसमें देख के उसके मुताबिक काम करना होगा। तो राजेंद्र सिंह जी इत्तेफाक रख रहे हैं, संजीदगी से लिए जाने की जरूरत है, बहुत गंभीरता से काम करने की जरूरत है, पर वो गंभीरता क्या राजनीतिक स्तर पर है, ये सवाल है नरेंद्र संधू जी। क्या आपको लगता है कि ये समय राजनीतिक दलों के आपसी लड़ाई का है, या समय आ गया है जिसमें सारे दल एक टेबल पर बैठे और किस दिशा में जाएगा पंजाब इसका फैसला करें? क्या बोलते हैं नरेंद्र जी? देखें, खारा जी मेरे को सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल, ठीक है। देखिए, खारा जी को मैं कहना चाहता हूँ, देखिए हमारे भाई हैं, चाहे वारिस पंजाब के हैं, चाहे बीजेपी के, चाहे अकाली दल के, सारे हैं तो पंजाब जी। देखिए, आप खालसा वहीर निकालें, बहुत अच्छी बात है, किसी ने आपको रोका नहीं। आपने नशों के लिए बच्चे जो आ रहे हैं उसमें पतित पुणे में हो रहे हैं, उनको आपने दूर किया, बहुत अच्छी बात। अपने अमृतपान लोगों को कराया, बहुत अच्छी बात। किसी ने आपको रोका नहीं, हमने भी, हमारे राजा वड़िंग ने भी कहा कि अच्छी बात है, ये कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात। लेकिन आप खारा जी देखो, आप भी पंजाबी हो, मैं भी पंजाबी हूँ, ये बात मतलब आप बंदूकें लेकर, गंडासे लेकर, कृपाने लेकर, चलो मान लिया आपने हमला नहीं किया, एक मॉब आप लेकर जाते हो, मॉब आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए, थाने पर हमला, गुरु ग्रंथ साहब जी की परमात्मा ना करे, एक बरगाड़ी कांड से हम उठ नहीं पा रहे, अगर कुछ हो जाता तो हम किसको मुंह दिखाते? मतलब बदनामी किसी की भी होती, हम तो पंजाबी थे, सब बदनामी तो हमारे पंजाब की होती ना। आप वारिस पंजाब के हो, मैं कांग्रेस ही हूँ, कोई बीजेपी से है, कोई अकाली दल से है,
कोई आम आदमी पार्टी से हैं। तो हम पंजाबी तो मशहूर हैं। हमारे को गेस्ट आता है उसको हम प्रोणाचारी बहुत अच्छी करते हैं, मेहमान नवाजी के लिए प्रसिद्ध हैं, शूरवीर है, बॉर्डर की रक्षा के लिए हम सबसे आगे रहते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से देखिए खारा जी, ये कोई बात अच्छी नहीं। आप करो, कोई ऐसा काम करो जिसमें सारी कम्युनिटी आपको सहयोग करे और आप लोग अपने पास आपके पास आए कि भैया ये काम की। देश विरोधी कोई काम हमारे लिए, माफ मेरे कीजिए नरेंद्र संधू जी, खारा साहब ने तो सीधे तौर पर स्वतंत्रता और स्वायत्ता की बात की है। थोड़ा इस पर टिप्पणी करिए। अच्छी बात तो बहुत अच्छी बात है कि आप समाज के लिए कर रहे हैं, समाज के लिए कर रहे हैं। वो जो बात कर रहे हैं उसका अंतिम निचोड़ एक स्वतंत्र देश के संदर्भ में है। आपकी पार्टी ने लंबी लड़ाई लड़ी है। क्या कहेंगे नरेंद्र जी, खारा जी के साथ जाना है? जी, देखिए मैं कोई भी जो तोड़ने वाली बात करेगा मैं उसका समर्थन नहीं। हम आगे बहुत विभाजित हो चुके हैं। देखिए क्या बन गया हमारे पंजाब का, कितना था छोटा हो गया, कितना का कितना रह गया। देश कितना था, हिंदुस्तान पाकिस्तान बांग्लादेश बीच में थे, क्या क्या छोटा रह गया। क्या इसके अभी और टुकड़े करना चाहेंगे? नहीं। आपसी सौंदर्य, आपसी भाईचारे से हम अगर रहेंगे तो बहुत अच्छे रहेंगे, कहीं भी रह सकते हैं। मतलब आप सिखों की बात कर रहे थे, कांग्रेस की बात कर रहे थे, नहीं, आपके मन में ये गलत है। ठीक है, मैं मानता हूँ 84 में जो हुआ बहुत ज्यादा गलत हुआ, उसको सबसे ज्यादा दुख हमको है, हम सिख हैं, हमको भी दुख है। वो नहीं होना चाहिए था, काला धब्बा था, काला दौर था जो निकल गया, उसको रिपीट नहीं करना चाहिए, वो निकल गया। लेकिन कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस ने देखिए ज्ञानी जैल सिंह राष्ट्रपति बनाए, अपनी कोई गांव की कुर्सी नहीं सरपंच छोड़ता। सोनिया गांधी जी ने मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री बनाया। हमारे प्रधान जो राजा वड़िंग जी वो एक सिख हैं, एलओपी जो है वो प्रताप सिंह बाजवा जी सिख हैं, और मैं पंजाब का स्पोक्समैन आपके सामने सिख बैठा हूँ। तो भैया ये हमारी कांग्रेस पार्टी सिखों के लिए हमेशा सौंदर्य बिल्कुल करा के रखती है। आपने देखा पीछे जे अब जो हमारे राहुल गांधी जी आए, पगड़ी पहनकर पूरे श्रद्धा के साथ एक आम लोगों की भांति दरबार साहब मत्था टेके गए और सारा पंजाब लेके गए। सौंदर्य की बात, प्यार की बात कीजिए, सत्कार की बात कीजिए, आपसी भाईचारे की बात कीजिए, मैं सबके साथ आऊंगा। हमने देखा जब किसान आंदोलन था तो मैं भी उसमें गया, मैं कांग्रेस ही थी, मैं फिर भी उसमें गया, मैंने जाकर उसमें अपना श्रमदान किया, मैंने लंगर बरताया, मैंने सेवा की, मेरा जोश, मेरा जज्बा था। ऐसे होना चाहिए कि आप किसी पार्टी की हो, हमारे वारिस पंजाब में आके काम करो, पंजाब के लिए व्यक्ति की, मेरे हिसाब से ये काम होना चाहिए। मैं वापस खारा जी के पास लौटता हूँ। खारा जी थोड़ा सा समझाएंगे, इस देश में ऐसा क्या है जो आपको नहीं मिला, जिसके कारण से आपको लगता है कि हमें अलग चाहिए? देखो, एक बार ना जनता पार्टी ने इंदिरा गांधी को जेल में डाला था जी, तो उसको छुड़वाने के लिए जहाज अगवा किया था। तो वो इस देश में उनको एमएलए की टिकटें मिली, एमपी की टिकटें मिली। उसको किसी ने निंदा नहीं किया उनकी इस बात को भी आप एक अपराधी को, इंदिरा गांधी जो जेल में थी उसको छुड़वाने के लिए आपने एक हवाई जहाज हाईजैक कर लिया, उसकी कभी बात नहीं होती। यही तो बात है ना जी। और हम अगर खालसा वहीर निकाले सिर्फ पुलिस स्टेशन के सामने प्रोटेस्ट करने के लिए तो आतंकवादी कहलाते हैं। यही तो है जो दूसरे दर्जे का ट्रीटमेंट है। और क्या होता है, जो अगर बहु गिनती, इंदिरा गांधी बहु गिनती थी, हिंदू समाज को बिलोंग करती थी, तो उसकी किसी बात का इतराज नहीं किया जाता। पर अगर सिख हैं वो खालसा वहीर निकाल लें, प्रोसेशन निकाल दें, तो उनको जरैन पेशा कौम जो कहा जाता है। मतलब आप थाने पर हमला बोल दें, वर्दीधारियों को घायल कर दें, तो इस पे किसी को सवाल नहीं करना चाहिए, इस पे किसी को आपत्ति नहीं करना चाहिए, इस पर आपका स्वागत, अभिनंदन होना चाहिए। खारा साहब, गलत कर दिया हम लोगों ने जो ये सवाल कर लिया कि इस देश में थाने पर अगर एक मॉब आकर हमला करे तो ये बड़ा सम्मानपूर्ण कार्य है। और जिस गुरु ग्रंथ साहिब के संदर्भ में इतना सम्मान हम सब लोग रखते हैं, इस काम के लिए आप उनका इस्तेमाल कर लें। उनका सम्मान में जो सर झुका रहना चाहिए था, उनकी मौजूदगी में इस देश की कानून व्यवस्था को हाथ में लेने की गुस्ताखी आप करें, ये उनके प्रति सम्मान है। जिन्होंने इंदिरा गांधी के लिए जहाज अगवा किया, क्या वो आतंकवादी थे कि नहीं थे? कौन ने इंदिरा गांधी के लिए जहाज अगवा कर लिया और उसका देश ने स्वागत कर लिया? इंदिरा गांधी को इसी देश में जेल में डाल दिया गया। ये वो देश है, इस देश में कानून का राज रहा है। आप उसके संदर्भ में इतनी लचर दलील के साथ में काम कर सकते हैं? इस देश में आप जहाज अगवा करोगे और उसका अभिनंदन किया जाएगा? क्या बात करते हैं खारा साहब, इतने पढ़े लिखे आप आदमी हैं और ऐसी दलील के साथ में, भाई अगर कोई एक मोटरसाइकिल भी अगवा करेगा तो उसके संदर्भ में उसे जेल की हवा खानी पड़ेगी।
देश इस कानून के साथ चलता हुआ आया है। मैं आखिरी बातचीत के लिए एक बार फिर अशोक सरीन जी के पास आना चाहूंगा। सरीन साहब, विभाजन साफ तौर पर दिख रहा है। पंजाब के संदर्भ में चिंताएं हमारी ज्यादा विकराल स्वरूप ले रही हैं। क्या उम्मीद करें? आम आदमी पार्टी की आलोचना करने से आपका दायित्व पूरा हो जाएगा, या विषय देश की अखंडता का है? आपसे कोई उम्मीद करें समय रहते आप कोई कदम उठाएंगे, या इसी बात का इंतजार करेंगे भगवंत मान और कितने अलोकप्रिय हो जाए, आम आदमी पार्टी और कितनी खलनायक हो जाए, तभी हम कुछ करेंगे? हिमांशु जी, किसी भी प्रकार से किसी भी स्तर पर कोई भी विभाजन देश के अंदर नहीं होने दिया जाएगा। ये हमारे गृह मंत्री जी ने दो टुक एक प्रेस वार्ता के दौरान बात कही। और देश की एकता अखंडता के लिए हम निरंतर प्रयासरत थे, निरंतर कार्यरत हैं, और हमें देश की एकता अखंडता को बनाए रखने के लिए कड़े से कड़े प्यार भरे कैसे भी कदम उठाने पड़े हम उस पर कार्य करेंगे। और हमें इस चीज की चिंता है कि अगर ये गंदी राजनीति कर या राजनीतिक शर्म पॉलिटिकल शेल्टर देकर पंजाब का सौहार्द बिगाड़ने का प्रयास जो भी लोग कर रहे हैं, मैं एक पंजाबी होने के नाते भी कहता हूं, एक देशवासी होने के भी नाते कहता हूं कि हम भारतवासी किसी भी प्रकार से किसी भी ताकत को पनपने नहीं देंगे, चाहे वो देश की भीतरी ताकत हो, चाहे वो देश में बाहर की ताकत हो। अशोक सरीन जी का यह कहना है, लेकिन बात केवल इतने से बनेगी नहीं। हम बातचीत के मर पर आए तो सीधे तौर पर समझ में ही आता है कि एक बार फिर देश में पंजाब को लेकर अलगाववादी ताकतें कुछ करने की फिराक में है। यह समय दलों के आपस में लड़ने का नहीं, बल्कि देश के लिए इकट्ठे होने का है। चाहे वह आम आदमी पार्टी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इनकी जिम्मेदारी बनती है कि दल से पहले देश हित पर ध्यान दें और उन तत्वों को पहचानें जो देश के लिए खतरा बन रहे हैं, और उसके खिलाफ जो भी कार्रवाई करनी हो उसके संदर्भ में तत्पर हो, चाहे वो वारिस पंजाब दे हो या कोई अन्य संगठन। कुल मिलाकर जो इस देश की अखंडता को चुनौती देगा, उसका मुकाबला 137 करोड़ भारतवासियों को मिलकर ही करना होगा, तो ही ये देश अखंड रह पाएगा। क्या इस बात को हमारे देश के सियासी दलों के हुक्मरान समझ पाएंगे? ये सवाल है। इसको उत्तर की हमें जानने की प्रतीक्षा रहेगी। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। समय है अब आज के शेर का। देश के हालात को लेकर हम एक शायर के इन शब्दों के साथ अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं कि जितनी बटनी थी बट चुकी ये जमीन, जितनी बटनी थी बट चुकी ये जमीन, अब तो बस आसमान बाकी है। राजेश रेड्डी ने क्या कमाल की पंक्तियां कही थी। इस देश ने अलगाववाद के दर्द को पहले ही भोगा है। बहुत तकलीफ होती है, बहुत कष्ट होता है। 1947 के सबक को हमें भूलना नहीं चाहिए। और ज्यादा समझना है तो 1971 के दंश को भी हमें पढ़ना चाहिए। अगर हम उस दर्द और उस दंश को समझ लेंगे तो फिर किसी विभाजन के संदर्भ में पहल करने की शायद कोशिश नहीं करेंगे। ये देश किसी एक का नहीं, हम सबका है। इस भावना के साथ ही बने रहने की जरूरत है। ये भावना हम 137 करोड़ भारतवासियों में जितनी ज्यादा रहेगी, उतना ही ये देश के लिए बेहतर होगा और हमारे लिए भी बेहतर होगा।